हाँ तो नमस्कार। आज भाषाई कौशल पढ़ रहे थे हम, और भाषाई कौशल में सबसे आखिरी कौशल आज लेखन कौशल, और सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। भाषाई कौशल का आखिरी कौशल पढ़ेंगे और उसका हेडिंग लगाइए आप लेखन कौशल। भाषाई कौशल आज लेखन कौशल। तो हमने जिस तरह से पीछे की 3 कक्षाओं में लगातार 3 कौशल कंप्लीट किए, और आज हमारा आखिरी कौशल है, और इसकी हम शुरुआत करेंगे। एक महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, एक वक्तव्य है। उन्होंने बहुत ही एक तरह से बढ़िया बात लिखी थी, उससे ही शुरुआत करते थे। उन्होंने कहा था कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है। ये बात कही थी महात्मा गांधी ने कि सुंदर लेख के बिना शिक्षा है वो अपूर्ण है। तो मौखिक अभिव्यक्ति को हम लिपिबद्ध करते हैं, यही हमारा लेखन कौशल कहलाता है। लेखन कौशल किसे कहते हैं, इसकी क्या क्या मूलभूत विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि हम मौखिक कौशल पढ़ रहे थे, उस मौखिक अभिव्यक्ति को हम लिपिबद्ध कर लेते हैं, तो ये हमारी लेखन कौशल कहलाएगा। अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा हम जब मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करते हैं तो हम अपने अमूर्त विचारों को एक मूर्त रूप देते हैं। जो विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहे थे उनको हम क्या देते हैं, मूर्त रूप देते हैं। और विचारों की सफल अभिव्यक्ति कह सकते हैं, भाषा की एक संपूर्ण दक्षता कह सकते हैं, भाषा की एक सफल अभिव्यक्ति इसको हम कह सकते हैं। या साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर स्थानांतरित किया जा सकता है तो वही कौशल है। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कौशल का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिखेंगे। ये स्टेटमेंट याद रखना है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें तत्व है, क्या क्या इसकी खास खास बातें हैं। तो क्या करना है कि अगर हम किसी भी विषय की जो साहित्य, जो स्पेशली हम साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किस कौशल के माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए, सुनना क्या होता है, एक सीमित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए दूसरी पीढ़ी नई पीढ़ी जन्म लेती है, तो सुनना कौशल तो संभव नहीं है। पढ़ना भी श्रवण के बाद में आता है, और बोलना ये भी नहीं। तो लिखना जो कौशल है, हमारा साहित्य लिखा हुआ पढ़े, आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ती रहेगी। तो ध्यान रखें, साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने के लिए ये कौशल जरूरी है। और सबसे बड़ी विशेषता है किसकी, लेखन कौशल की। पहली विशेषता, इसके माध्यम से साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा एक विशेषता है, मौखिक जो अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करना। मौखिक अभिव्यक्ति को लिपिबद्ध करना क्या कहलाएगा, आपका श्रवण कौशल कहलाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति जो हमने बात कही है उसको लिपि में, तो मौखिक अभिव्यक्ति को हम जब लिपिबद्ध करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, विचारों का एक सफल संप्रेषण होगा। हम ये कह सकते हैं कि विचारों की सफल अभिव्यक्ति होगी। और जब ऐसे विचारों की जो सफल अभिव्यक्ति होगी, इससे व्यक्ति को एक पूर्ण दक्षता हासिल होगी, किसी भी विषय में पूर्ण दक्षता हासिल होगी। तो देखो, किसी भी विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त करना, ये भी एक
लेखन कौशल का उद्देश्य कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं कि अगर हम सुनना है तो उस लेखक के हम श्रवण कौशल कर रहे हैं, बोलना है या पठन करते हैं, तो अगर हम जब तक लेखन कौशल में सक्षम नहीं है तब तक हम उस भाषा के अंदर पूर्ण दक्षता, अगर हम लेखन कौशल में सक्षम हो गए इसका मतलब हमारा श्रवण कौशल भी विकसित हुआ, वाचन कौशल भी विकसित हुआ, पठन कौशल भी विकसित हुआ, बोलने वाला कौशल भी विकसित हुआ। कुल मिला के ये भाषाई कौशलों का अंतिम कौशल है। तो अंतिम कौशल है तो ये चौथा कौशल हासिल करते ही हमें क्या होना चाहिए, पूर्ण दक्षता प्राप्त हो जाती है। अब देखो इसके अंदर अगर आप पूछे कि ये कौशल किस तरह से लिया जाता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखें आपका जो लेखन कौशल है इसके 4 प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार। ध्यान से देखना, पहला इसका प्रकार माना जाएगा सुलेख, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा इसका अनुलेख, तीसरा इसका प्रकार है प्रतिलेख, और चौथा प्रकार है इसका श्रुतिलेख। अपना लेखन कौशल के हम 4 प्रकार मानेंगे। पहला कौन सा? सुलेख, सुंदर रूप से लिखना। अनुलेख, अनुकरण करके या बाद में लिखना। प्रतिलेख, एक विशेष तरह से लेखन करना। और श्रुतिलेख, सुनकर लिखना। ये 4 प्रकार माने जाते हैं किसके? लेखन कौशल के। तो अनुलेख क्या होता है या हम कह सकें सुलेख क्या होता है, तो ध्यान रखें ये प्रथम आवश्यक गुण है किसी भी लेखन कौशल के लिए, प्रथम आवश्यक गुण है। इनके लिए हम एक एक बिंदु नोट करेंगे चारों के लिए। बिल्कुल आप लिखते रहिए इसके कंटिन्यू। ध्यान रखिए ये प्रथम आवश्यक गुण है। लेखन कौशल का प्रथम आवश्यक गुण कौन सा है? सुलेख है। और सुलेख में भी आप 5 महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखें। सुलेख में क्या होता है कि जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और सुलेख लिखने का जो तरीका हम कह सकते हैं, जिसको सुलिपि कहते हैं, इसको अनुलिपि कहते हैं, इसको प्रतिलिपि कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझें। तो सुलेख के लिए 5 जो आवश्यक बातें हैं वो है, एक तो स्वच्छता, एक होता है स्पष्टता, एक होता है इसके अंदर आपके बनावट, स्वच्छता, स्पष्टता और बनावट। ये 3 तो अति महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा लिखा गया हर एक अक्षर स्वच्छ होना चाहिए और इसमें लिखा हुआ हर एक अक्षर स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर हम गति का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि गति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इन 5 बिंदुओं में आती है। एक जैसे आ गई आपकी गति, इसके अलावा सुलेख में अगले आएगी शिरोरेखा। ये शिरोरेखा जो ऊपर लाइन खींचते हैं हम अक्सर। तो सुलेख में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एक अक्षर को वर्ण के रूप में, सुंदर रूप में उसको लिखने के लिए बताया जाता है। कै को कैसे लिखना है, ख को कैसे लिखना है। तो स्वच्छ रूप से लिखना, स्पष्ट रूप से लिखना, उनकी अक्षरों वर्णों की बनावट सिखाना, फिर अक्षरों को लिखने की थोड़ी गति के बारे में ध्यान रखना, और ऊपर शिरोरेखा के बारे में भी, उनको किस अक्षर के ऊपर शिरोरेखा कटी हुई आती है, किस अक्षर पर शिरोरेखा है जो पूर्ण रूप से आती है। तो शुद्ध वर्तनी का हम एक तरह से, वर्तनी तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्षरों की बनावट स्पष्ट और स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। इसके अलावा हम इसमें बिंदु का ज्ञान देंगे, स्वरों और मात्राओं का प्रयोग का ज्ञान देंगे, और 2 शब्दों के बीच की जो दूरी है, ये 5 तो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, स्वरों, मात्राओं का ज्ञान। ये पहला चरण है, तो पहले किस तरह से हम बच्चों को सिखाते हैं वह है। इसके अलावा वर्णों के मध्य दूरी बताना, अक्षरों को सुडोलता, सुडोल अक्षर किस तरह से लिखें, यानी साफ स्वच्छ सुडोल, ये शब्द हम इसके लिए कर सकते हैं। सुलेख अच्छे से हम प्रैक्टिस करवाएं। सबसे पहले सुलेख प्रथम आवश्यक गुण है। पहले इस तरह पर हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो क्या करते हैं, अक्षरों को साफ लिखाना, स्पष्ट लिखाना, उनका बनावट सिखाना, स्वरों मात्राओं का ज्ञान देना, उनको 2 वर्णों के बीच की दूरी का ज्ञान देना, उनकी गति बताना, उनको अक्षरों को क्या करना, सुडोल लिखना।
तो क्या होता है, अब देखो इसके अंदर हम एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है आपके अनुलेख। अनुलेख क्या होता है, सुलेख के बाद की दूसरी प्रक्रिया होती है अनुलेख। अनुलेख का आप ऐसे साफ शब्दों में मान लीजिए कि कोई भी सामग्री छपी हुई है, यहाँ तो हम क्या करते हैं, कोई सामग्री को देख के नहीं लिखता है, वो हम बताते हैं उसे, देखो कै को ऐसे लिखना है, ख को ऐसे लिखना है, ऊपर लाइन ऐसे खींचनी है, बिंदु ऐसे लगाना है, यहाँ ये करना है। लेकिन छपी हुई सामग्री को देखकर फिर हम क्या करते हैं, जैसे क म ल, पहले हमने वर्ण तो सिखा दिया क म ल, अब ये सब छपी हुई सामग्री उसको देख कर लिखना। तो देखो अनुलेख में क्या होगा, छपी हुई सामग्री को हूबहू लिखना, लिखने का अभ्यास करवाना। छपी हुई सामग्री को हूबहू लिखने का अभ्यास करवाना किस में आता है, आपके अनुलेख में आता है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सीधी भाषा में अगर सुलेख का ये अगला चरण है ना, जैसे सुलेख पहले सिखा दी, तो सुलेख का भी ध्यान रखेंगे इसमें कि सुलेख में जो बातें उनका तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा इसमें क्या करते हैं, जो छपी हुई सामग्री है, शुद्ध अशुद्धि, स्पष्टता, बनावटी, ये तो ध्यान रखना ही है। इसके अलावा इसमें छपी हुई सामग्री का क्या किया जाता है, अनुकरण कराया जाता है। और ये कब करवाया, जब सुलेख के पर्याप्त अवसर हो जाते हैं, पर्याप्त अभ्यास, सुलेख के बारे में खूब बच्चे ने अभ्यास कर लिया है, सुलेख में पारंगत हासिल हो गई, उसे सुलेख में एक विशिष्टता उसको हासिल हो गई है, तो फिर हम उसे कहाँ लेंगे, अनुलेख की तरफ। तीसरा आता है आपका प्रतिलेख। प्रतिलेख क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पैराग्राफ होता है, कि छपे हुए जो गद्यांश, या तो शब्द, यहाँ देखो एक एक वर्ण लिखा जा रहा है, यहाँ छपे हुए अक्षरों को और शब्दों को देखेगा, यहाँ वो क्या करेगा, एक एक हम कह सकते हैं कि हम अनुलेख और सुलेख, इनमें पारंगत हासिल होने के बाद, अनुलेख और सुलेख इनमें पारंगत होने के बाद हम उसको कौन सा अभ्यास करवाएंगे, प्रतिलेख, जिसमें गद्यांश और पद्यांश को देखकर हूबहू लिखना। गद्यांश और पद्यांश को देखकर क्या करते हैं, हूबहू लिखना। इसके अंदर मस्तिष्क और अंगुलियां होती है, जो नियमित लेखन जो का अभ्यास करवाना होता है, कि जैसे मस्तिष्क और लेखन, दिमाग में ये शब्द रहना, पूरी लाइन पढ़ ली उसने कि वह बाजार गया था, फिर उसके दिमाग में रह गई वह बाजार गया, एक एक शब्द नहीं लिखेगा वह है, फिर वो देखेगा वह है, बाजार है, बाज, ऐसे नहीं, वो एक बार पूरी लाइन को पढ़ के उसके मस्तिष्क और अंगुलियां दोनों बराबर चलेगी। तो ध्यान रखें, गद्यांश और पद्यांश को हूबहू लिखना, और इसके अंदर मस्तिष्क और अंगुलियां एक साथ एक रूप में चलेगी, तो उनके मस्तिष्क में और अंगुलियों में स्थायित्व आएगा, ये आप ध्यान रखें। तो प्रतिलेख में क्या होगा, गद्यांश व पद्यांश को हूबहू लिखना। दूसरा बिंदु बनेगा मस्तिष्क व अंगुलियों में स्थायित्व, मस्तिष्क में और अंगुलियों में, जो मस्तिष्क में चीज़ याद की जा रही है और अंगुलियों में वो बराबर क्या होगा, स्थायित्व रहेगा। अब चौथा आखिरी बचता है श्रुतलेख, कि श्रुतलेख में क्या होता है, श्रुतलेख में क्या होगा, सुनकर सूक्ष्म विभेद करेगा वो। देखो सुलेख में पारंगत हासिल होगी, छोटे छोटे वर्णों का ज्ञान हुआ, फिर शब्दों का ज्ञान हुआ, फिर उसकी मस्तिष्क और अंगुलियों में स्थायित्व आया, एक एक पूरी की पूरी लाइनें वो पढ़ पढ़ कर लिख पा रहा है, पूरी लाइन को मस्तिष्क में पढ़ लिया, फिर पूरी लाइन को पढ़ा, तो मस्तिष्क और इसका बैलेंस एकदम बराबर है। फिर वो श्रुतलेख क्या करेगा, श्रुतलेख का सीधा तात्पर्य सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अब वो अध्यापक आदर्श भाषण करता है, उसके बारे में बच्चे सुन रहे हैं और वो अध्यापक बोल रहे हैं और उनके बारे में वो पारंगतता हासिल कर रहे हैं। तो श्रुतलेख में आपको क्या करना, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना। और वो भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से शब्दों का जो अंतर है, शब्दों में जो विभेद है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद जो शब्दों का है, देखो इसमें ध्यान रखना है। श्रुतलेख में क्या करेगा, सूक्ष्म भेद जानना। श्रुतलेख में क्या करेगा वो, सूक्ष्म भेद जानना। जैसे ड़ और इस ड़ में अंतर समझेगा वो, ढ और ड में अंतर समझेगा वो, है ना।
या हम कह सकते हैं ढ, और इस ढ में अंतर समझेगा वो, इसको बताएगा ये ढ नहीं अंग है, ये ढ है, ये ढ है, ये ड है, ये ढ है, ये हड़ है। वो इस तरह से उच्चारण करेगा कि उनका जो सूक्ष्म भेद है वो उसको बोलकर लिखेगा, बोलेगा। अध्यापक ने बोला सड़क, सड़क बोलते हैं, उसके दिमाग में ढ आएगा या अड़ आएगा, तो वो सूक्ष्म भेद है, वो सुनने से उसको पता चलेगा कि वहाँ अब की बार हड़ बोला है, पढ़ाई अब की बार ढ बोला है। तो जो शब्दों का सूक्ष्म भेद है वो किसके माध्यम से पता चलता है? सुरतलेख। तो आपके कुल मिला के ये 4 महत्वपूर्ण प्रकार है। प्रथम सुलेख, दूसरा अनुलेख, तीसरा प्रतिलेख, चौथा सुरतलेख। तो सुंदर लेख के बिना शिक्षा अपूर्ण है, महात्मा गांधी ने कहा था। विशेषताएं क्या है? साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है, सुनने, बोलना और पढ़ना, इनसे एक पीढ़ी में साहित्य को संजो कर नहीं रख सकते। हाँ, लिखी हुई चीज़ है वो काफ़ी दिन तक स्थायी रहेगी, तो आने वाली पीढ़ियाँ लिखी हुई चीज़ को पढ़ेगी। हम जैसे पुरानी पाणिनि नहीं रहे तो उनकी अष्टाध्यायी किताब है वो पढ़ सकते हैं, वाल्मीकि नहीं रहे तो रामायण पढ़ सकते हैं। तो जो चीज़ें लेखन रूप में होती है वो दीर्घ काल तक रहती है। तो साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति होती है, उसको एक लिपिबद्ध करना ही क्या कहलाता है? लेखन कौशल कहलाता है। और किसी भी विषय में अगर आप पूर्ण दक्षता हासिल करनी है तो आपको लेखन कौशल में पारंगत होना चाहिए। लेखन कौशल 4 तरह का होता है। पहला सुलेख, ये प्रथम आवश्यक गुण है जिसमें शब्दों में स्वस्थता, स्पष्टता, सुडोलता। 5 तो अलग से याद रखना भाई, फिर से बता देता हूँ, कोई पूछेगा आपसे। ये तो 5 अलग से याद रखना। इसके अलावा ये भी विशेषताएं, अनुलेख छपी हुई सामग्री, एक एक शब्द को वो हजे से देख के लिख लेगा, जैसे कमल नाम लिखा उसको लिख लेगा। गद्यांश और पद्यांश को हूबहू लिखना, अब वो गद्यांश और पद्यांश को क्या करेगा? दिमाग में पूरी की पूरी लाइनें याद कर करके लिख सकता है। सूक्ष्म भेद जानेगा, फिर सुरतलेख में जब वो सुरतलेख का उच्चारण करेगा तो वो सूक्ष्म भेद को देख कर आराम से जानेगा। अब आप एक काम कीजिए, एक बार लिखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलो भाई, तो हम आज अपना ये अंतिम कौशल है। अब देखो, लिखिए लेखन कौशल की विधियां। लेखन कौशल में कौन कौन सी विधियां कार्य करती हैं? देखो, पहले लिखा था हमने रूपरेखा अनुकरण, पहले हमने पढ़ा भी था इसको। पहली विधि है रूपरेखा अनुकरण। इसका अर्थ क्या है कि इस तरह से रूपरेखा बनाई रहेगी क, अब बच्चा इसके ऊपर लाइन खींचेगा तो ये रूपरेखा अनुकरण है। दूसरी विधि है स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण में वो क्या करेगा? उसके सामने जैसे ये क लिखा हुआ है, फिर जगह छोड़ी गई है तो इसके अंदर वो क लिखेगा, आगे स्वतंत्र रूप से अनुकरण कर रहा है। या तो रूपरेखा लाइनें दी हुई है, कच्ची लाइनों को ऊपर फेरेगा, यहाँ क आगे इसको देख के लिखा, नकल करके लिखेगा, तो ये क्या होगा? अनुकरण। तीसरी आपकी विधि है वो है मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में वो क्या करेगा? चित्रों व कार्डों के माध्यम से अक्षरों को सीखेगा, चित्रों व कार्डों की सहायता से अक्षरों की बनावट को समझेगा। चित्र, कार्ड, कटे हुए लिफाफे, ये शब्द जो दिए रहते हैं तो उसके अंदर कौन सी काम करेगी? उसके अंदर मोंटेसरी पद्धति। इसके अलावा एक विधि आपके महत्वपूर्ण है पेस्टोलॉजी विधि। ये भी बहुत काम की विधि है भाई, आपको पढ़ाई नहीं है फिर भी देख लेना। पेस्टोलॉजी विधि ये भी लेखन विधि है। पेस्टोलॉजी विधि में क्या किया जाता है कि किसी भी वर्ण को खंडों में विभाजित करना, अभी बताऊंगा कैसे। वर्णों को
टुकड़ों में या खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं। पहले एक लाइन इस तरह से सिखाई, फिर बच्चों को इस तरह से बताया, फिर इस तरह से बताया, फिर दूसरे तरीके से लाइन को इसमें मिलना बताया, फिर तीसरे तरीके में ये लाइन को मिलना बताया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया, फिर चौथे लाइन में फिर लाइन खींच के बताया। तो पहले क्या करते हैं, विषय वस्तु जो भी वर्ण है उसको खंडों में बनाते हैं, खंडों में विभाजित करके फिर अलग अलग को पास में मिलाकर वर्णों को खंडों में विभाजित किया जाता है, फिर खंडों को वापस मिलाया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, आपकी पेस्टोलॉजी विधि। एक विधि और है कि जैक्टोट विधि। विधि का नाम ये भी है। जैक्टोट विधि भी एक महत्वपूर्ण विधियों में आती है कि पढ़ो, लिखो, मिलाओ, सुधारो, ये लिखो। अभी ये भी महत्वपूर्ण विधि रहेगी, ध्यान रखना ये विधियाँ महत्वपूर्ण है। इसका नाम है जैक्टोट विधि। इसमें क्या होता है, पढ़ो, लिखो, मिलाओ और सुधारो। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है इसमें शॉर्ट में। तो कि इसमें क्या होता है, पहले कह दिया कि क ख ग जैसे लिखा हुआ है तो उनको पढ़ो आप। जैसे किसी स्टिकर के ऊपर छपे हुए हैं क ख ग पूरे बच्चों के, पढ़ो, पढ़ लिया, चलो बाहर बैठो, लिखो, पढ़ो, पढ़ने के बाद उनको लिखो, लिखने के बाद वापस बिठा दिया जाता है। अब मिलाओ, तो वो मिलाएगा, अच्छा मैंने जो बै है वो ऐसे लिख दिया था, बै तो ऐसे होता है। फिर कोई कहेगा अच्छा मैंने तो फै पहले लिख दिया था, पै बाद में लिखा। कोई कहेगा ओ मैंने तो मैं लिख लास्ट में भै लिखा ही नहीं। कोई कहेगा भै के ऊपर लाइन खींच दी। तो पहले पढ़ो, फिर उसको लिखो, बिना देखे लिखो, फिर वापस आकर जो चीज़ पढ़ी है उससे मिलाओ और जो गलतियाँ होती है उसको सुधारो। ये क्या कहलाती है, जैक्टोट विधि। ये भी लेखन कौशल की बहुत ही शानदार विधि है भाई। तो ये आपकी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। बिल्कुल आपको 5 विधियाँ याद करनी है लेखन कौशल की। रूपरेखा अनुकरण, कच्ची लाइनें होती है उनके ऊपर करना। स्वतंत्र अनुकरण, जिसमें पहले वर्ण लिखा रहता है उसको देख कर लिखना। मोंटेसरी विधि, चित्रों, कार्डों, लकड़ी के टुकड़ों के माध्यम से अक्षरों को बना दिया जाता है, उसके ऊपर अंगुलियाँ फेर के। पेस्टोलॉजी विधि, वर्णों को खंडों में विभाजित करते हैं, फिर उन खंडों टुकड़ों को वापस मिलाना सिखाया जाता है। जैक्टोट विधि, पढ़ना, लिखना, फिर उनको मिलाना और उसके बाद में उसमें सुधार करना। एक आपके परिभाषा महत्वपूर्ण है भाई, मैस्की और मैनरी, 2 विद्वानों के नाम लिखो, नीचे लिख देते हैं नोट लगा कर। मैस्की और मैनरी, इन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात है। जैसे गांधी जी का कोटेशन पढ़ा था वैसे इनका। इन्होंने कहा जमीन पर उंगलियों से जमीन पर तो किससे लिखना चाहिए, उंगलियों से। अगर आप छोटा बच्चा सीख रहा है तो उसको क्या कर, जमीन पर तो उंगलियों से, श्यामपट पर चौक से। श्यामपट पर चौक से और स्लेट पर स्लेट चौक से, जो बढ़ता बोलते हैं जिसको, स्लेट पर स्लेट चौक से तथा कागज पर पेन व स्याही से। ये परिभाषा याद रखना। क्या बताया शुरू से देखो, जमीन पर तो अंगुलियों से, श्यामपट पर चौक से, स्लेट पर स्लेट चौक से तथा कागज पर किसे लिखेंगे, या तो पेन, और पेन नहीं है तो आप स्याही पेन, जो स्याही वाला पेन होता है वो स्याही से लिखना चाहिए। ये देखो अच्छी परिभाषा बनती है, कोटेशन बहुत अच्छा है, इसको लिख लेना भाई। ये बात है किसने कही, मैस्की और मैनरी। इन्होंने कहा कि ज़मीन पर अंगुलियों से, अगर छोटा बच्चा है तो उसको ज़मीन पर अंगुलियों से सिखाओ। श्यामपट पर चौक से, अगर उसको श्यामपट पर कार्य करवा रहे हो तो एक बार उसको आगे बुला के चौक से करवाओ। स्लेट पर है तो स्लेट पर स्लेट चौक से करवाओ। कागज़ है तो कागज़ पर पेन पेंसिल या स्याही से काम करवाना चाहिए। ये लिखिए भाई इतना, फिर आगे पढ़ते हैं।
हाँ इधर से लिखिए। चलो हो गया। अब क्या होता है कि अगर लेखन कौशल में जो कमियां रहती है, अगर कोई बच्चा लेखन कौशल में कमियां रखता है, अर्थात लेखन कौशल में जो दोष होता है, उसके कारण क्या है? बिल्कुल आपको बिल्कुल फैक्ट याद करने हैं। लिखो लेखन कौशल के दोष। लेखन कौशल के आपको दोष पढ़ने हैं। पहला दोष क्षेत्रीयता, लिपि ज्ञान नहीं, अनुचित विधियां, और चौथा आप लिखेंगे अपरिपक्व अवस्था। लेखन कौशल में अगर कोई बच्चे में कमी रहती है तो उसके 3-4 कारण हो सकते हैं, और उसको अगर सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, सरल से कठिन की ओर सिखाना चाहिए। तो उसमें सुधार के लिए क्या करना चाहिए? देखो सुधार भी आप लिख लो इधर। सुधार में पहला क्या करना चाहिए? सरल से कठिन की ओर गति की बजाय शुद्धता पर बल देना चाहिए। यह बहुत अच्छा फैक्ट है। गति की बजाय किस पर बल देना चाहिए? शुद्धता पर देना चाहिए। एक नोट लगा के बिंदु लोगों, ये जो लेखन कौशल है इसमें कहीं पर भी बलाघात बहुत ही स्पेशल बिंदु है। ये बलाघात का मतलब होता है श्रवण कौशल से, उच्चारण कौशल से संबंधित है। आप किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके ऊपर कितना बल दे रहे हो, और बल देने से उसका अर्थ परिवर्तन हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये बलाघात लेखन कौशल में कहीं काम नहीं आता है। तो देखो लेखन कौशल का दोष क्या? एक तो क्षेत्रीयता का प्रभाव क्या रहता है कि जैसे कोई क्षेत्र विशेष में उसकी भाषा का प्रभाव पड़ता है, वहाँ की स्थानीय भाषा इस तरह से बोली जाती है कि वो अपनी भाषा के शब्द वहाँ प्रयोग कर देता है। जैसे कहीं मारवाड़ी बोली जाती है राजस्थान में, कहीं मेवाड़ी बोली जाती है, कहीं हाड़ौती बोली जाती है, कहीं ढूंढाड़ी बोली जाती है। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग छोटे बच्चे अपने माता पिता से जब पारिवारिक भाषा सीखते हैं, तो कई बार लेखन कौशल में हमने देखा है कि उनको शुद्ध हिंदी में लिखते समय वो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर देते हैं। तो दोष क्या हो सकता है? एक तो क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा उसको लिपि का ज़्यादा ज्ञान नहीं हो तो भी उसके लेखन कौशल में दोष रहता है। अगर जो शिक्षण विधियों के द्वारा उसको बताया गया वो शिक्षण विधियाँ अमनोवैज्ञानिक थी, अर्थात शिक्षण विधियों का प्रयोग जो था वो अनुचित तरीके से हुआ। या फिर एक कारण हो सकता है कि बच्चे की अवस्था अपरिपक्व है। मान लीजिए 7 साल का बच्चा है, उसको 6वीं या 7वीं क्लास में या 5वीं क्लास में बिठा दिया गया, तो फिर उसका क्या हो गया? अवस्था उस विषय वस्तु के अनुरूप नहीं है। तो 4 बिंदु महत्वपूर्ण बनते हैं दोष के अंदर। या तो उसकी क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है, या उसे लिपि का जो ज्ञान है वो नहीं होता है, या फिर उसके द्वारा प्रयोग में लगी जो विधियाँ थी वो अनुचित थी, सही विधियों का प्रयोग नहीं किया गया, और या आखिरी बिंदु क्या होता है? उसमें अपरिपक्वता थी। तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो उन्हें सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए। सरल से कठिन की ओर पढ़ाओगे तो लिपि का ज्ञान आसानी से होगा। विधियों अगर सरल से कठिन की ओर पढ़ाओगे तो विधि फिर मनोवैज्ञानिक हो जाएगी, और अपरिपक्व अवस्था है तो आप धीरे धीरे उनको सरल से कठिन की ओर बताएं तो ज़रूर वो इस चीज़ में काफ़ी जल्दी पारंगत होगा। गति की बजाय शुद्धता पर। एक बच्चे को ज़्यादा जल्दी से ना सिखाएं। छोटा बच्चा होता है तो उसको लिखने के लिए क्या करें? ज़्यादा गति मत बनाए, स्पीड ना बनाए उसकी, बल्कि उस पर ध्यान रखें छोटी कक्षाओं में कि वो धीरे धीरे लिख रहा है तो लिखने दो। गति पर उतना जोर नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को लेखन कौशल में जितनी उस शब्द की शुद्धता पर देना चाहिए। ध्यान से सुनने, गति की बजाय शुद्धता पर बल देना चाहिए। और ये जो बलाघात है ये लेखन कौशल का मूल रूप से विषय है ही नहीं। तो कुल मिला के 3 चीज़ें और हैं आपके लेखन कौशल की, कुछ अवस्थाएं भी आपको देखनी है। ठीक है, आप एक बार ये नोट करो, फिर मैं लेखन कौशल की अवस्थाएं बताता हूँ आपको।
अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण है, इसके प्रकार भी महत्वपूर्ण है, इसका हर एक बिंदु महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं। लिखो लेखन कौशल की अवस्थाएं। तीन अवस्थाएं होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या तीसरी अवस्था। लेखन कौशल के लिए एक बालक को तीन अवस्थाओं से गुजारना चाहिए। पहली प्रथम अवस्था, जैसे आप बेसिक जानकारी है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। प्रथम अवस्था में क्या करते हैं कि बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, लेखन की तैयारी करवाई जाती है। जैसे तैयारी कैसे करवाते हैं, तैयारी में आप सीधा याद रखो, बच्चों को यह बताया जाता है कि आप अंगुलियों को चलना सिखाओ। जैसे पहले ऐसे कर दिया कि आप अंगुलियों को चलाना सिखाओ, पै लिख रहे हो, मैं लिख रहे हो, कै लिख रहे हो, ए लिख रहे हो, एक लिख रहे हो। तो पहला जो चरण होता है उसमें अंगुलियों को फैलना, अंगुलियों को फैलाना, अंगुलियों को चलाना, इतना ही सिखाया जाता है। हाथ में कुछ नहीं दिया जाता उसको, ना तो चौक दिया जाता है, ना स्लेट चौक दी जाती है, सिर्फ उसको अंगुलियों से अभ्यास करवाना चाहिए। ये जो दूसरी अवस्था आती है, इस दूसरी अवस्था के अंदर आप ये ध्यान रखें कि आप स्वतंत्र अनुकरण की थोड़ी सी उसको छूट दे दी जाए। स्वतंत्र अनुकरण की हम बात करें तो पेंसिल, चौक, ये जो चीज़ें होती हैं वो हाथ में मजबूती से पकड़ना सिखाएं, है ना। पेंसिल, चौक के लिए यहाँ स्लेट चौक प्रयोग करेंगे, पेंसिल और चौक को पकड़ना सिखाएं, ये इसकी दूसरी अवस्था। पहले उसको सिर्फ शब्दों के ऊपर अंगुलियां फेरने सिखाएं। जैसे मोंटेसरी विधि में कार्ड पर छपे रहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि जैसे पहले तो क्या होता, विधियां नहीं होती थी भाई, पहले बच्चों को क्या करते थे, ऐसे कै डाल देते थे और उसको बोलते थे कि इसको घोट तू, तो वो क्या करता था, इसके ऊपर ऐसे घोटता रहता था, कुछ घोटता रहता था, घोटता रहता था, घोटता रहता था, घोटता, ऐसे इस कै को कर लेता। तो वो एक तरह से पेंसिल को पकड़ना सीखता था साथ में, लेकिन उसका ज़्यादा जोर किस पे रहता था, उस विधि में अंगुलियां चलाने पर जोर रहता है कि बार बार अंगुलियां चलाएगा तो ये हाथों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको अंगुलियां चलाने वाला तरीका कहा जाता है। फिर द्वितीय अवस्था के अंदर क्या करता है कि वो जैसे कै को लिखता है तो इतना सा लिख के इधर से इतना बड़ा कर देता है। दूसरी अवस्था में उसको क्या पेंसिल और चौक को पकड़ना सिखाया जाता है कि देख यहाँ से पकड़ इसको, यहाँ हाथ टिका, फिर इसको ऐसे लिख, ऐसे लिख। तो दूसरी अवस्था क्या होती है, पेन से पकड़ना सिखाया जाता है। तीसरी जो होती है उसमें क्या होता है, अब वो पेन पकड़ना सीख गया, अक्षर लिखना सीख गया, तो उसे क्या कहा जाता है, अक्षर से शब्द और शब्द से अक्षर से शब्द और शब्द से फिर उसको वाक्य सिखाया जाता है। और उसकी ऐसी स्थिति में लाया जाता है कि करते करते वो स्वतंत्र रूप से, चौथी अवस्था भी मान सकते हैं, चौथी अवस्था में वो स्वतंत्र रूप से लिख सकता है, स्वतंत्र रूप से लिखना सीख जाता है। ध्यान दें, पहली अवस्था अंगुलियों को चलाना सिखाते, दूसरी अवस्था पेंसिल चौक पकड़ना सिखाते, तीसरी अवस्था में जब वो लिखने लग गया धीरे धीरे तो अक्षर शब्द और वाक्य को निर्माण रचना सीख गया, और चौथी अवस्था में वो स्वतंत्र रूप से शब्द, वाक्य, स्वतंत्र रूप से पूरी पूरी लाइनें लिखना वो सीख जाता है। या हम कह सकते हैं कि अपनी जो लेखन जो अभिव्यक्ति है उसके अंदर उसको पारंगत हो जाता है। तो एक बार आप लिखिए इनको। फिर इसके आगे वो क्या करता है, जैसे वाक्य बनाना, वाक्य से आगे अनुच्छेद बनाना, अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ वगैरह, छोटे छोटे परिच्छेद जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद से फिर वो निबंध, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, और हम कह सकते हैं कि पत्र लेखन, निबंध लेखन, उपन्यास लेखन। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता है वैसे वैसे इन चीज़ों को वो सीखता रहता है। तो भाई ये था अपना आज का
भाषाई कौशल का अंतिम बिंदु लेखन कौशल, ज़रूर इसको 3-4 बार रिवाइज करें, बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे के क्वेश्चन उठाकर भी देखें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, जो मैंने आज की क्लास ली है, 2-3 दिन के बाद में हुई है। बहुत अच्छे से इसका हमने अध्ययन किया और हर जगह से सामग्री एकत्रित करके उसको सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। जो कक्षाओं के बीच में समय लगता है उसके पीछे कारण भी मेरी तरफ से यही रहता है। मेरी कक्षाओं के बीच में गैप का कारण गहन सूक्ष्म में पीछे के पेपर को एनालिसिस करके आपके सामने अच्छे से अच्छी जानकारी को अवेलेबल करवाया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। 15 नंबर का शिक्षण विधियों का जो अपना मेथड था स्पेशली हिंदी विषय के लिए, वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की क्लास के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।